एक बच्चा रोज सुबह सुबह एक करोड़पति व्यक्ति की कार जो कि उसके घर के बाहर खड़ी रहती थी उसे आकर साफ कर देता और वहां से चुपचाप चला जाता। कुछ लोग उससे कहते हैं कि ये तू क्यों किया करता है, क्या तुझसे कोई जबरदस्ती करवाता है? तो इसके बाद वह मना कर देता, कहता है कि नहीं, मेरा मन किया करता है इसको साफ करने का और इसीलिए मैं किया करता हूँ। अब इस बात से जो वह करोड़पति व्यक्ति होता है वह भी पूरी तरह से हैरान और परेशान होता है, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देता। एक दिन जब जल्दी उसे कहीं जाना था तो उसी समय वह अपने घर से बाहर निकलता है तो वह लड़का उस कार को साफ कर रहा था और उसे देखकर वह व्यक्ति उससे पूछने लगता है कि बेटा, तुम इस कार को साफ क्यों किया करते हो और क्या कारण है जो रोज के रोज तुम इसे साफ कर रहे हो? तो उसके बाद जो लड़का कहानी बताता है उसे सुनने के बाद करोड़पति व्यक्ति पूरी तरह से हैरान हो जाता है और यहाँ पर इससे आगे कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में न तो उस बच्चे ने और ना ही उस करोड़पति व्यक्ति ने कल्पना भी की होगी। कौन था वह बच्चा और किस वजह से उस कार को साफ किया करता था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर एक राजीव नाम का व्यक्ति रहा करता है जिसके घर में उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं और उसके माता पिता हैं। उसके पिता के ढेर सारे बिजनेस हैं जिन बिजनेसों को अब राजीव देखा करता है और पिता घर के अंदर आराम किया करते हैं। राजीव की जो पत्नी होती है वह अपने माता पिता की अच्छे से देखरेख किया करती है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। अब तभी एक दिन राजीव जब शाम के समय अपने घर लौटता है बिजनेस के काम को करने के बाद, तो उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वह उससे कहने लगती है कि सुनते हो, माता पिता बुजुर्ग हो चले हैं तो इनको किसी ना किसी तीर्थ पे ले जाना चाहिए, तो ऐसा करो आप 1-2 दिन की छुट्टी ले लो और उसके बाद माता पिता को कहीं घुमाने के लिए ले चलेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो राजीव होता है वह अपनी पत्नी की भावनाओं को तो समझता है, लेकिन इनका बिजनेस काफी बड़ा था और उस सारे बिजनेस पर इन्हें ध्यान देना जरूरी था। तो इसी वजह से जो राजीव होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम माता पिता को किसी तीर्थ पर ले जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, ले जाओ, गाड़ी है, ड्राइवर है, तो उसके साथ तुम चली जाओ, मुझे तो बहुत सारे काम है और मैं नहीं आ सकता और तुम ही माता पिता को घुमा कर ले आओ। अब इसके बाद पत्नी 1-2 बार उससे और जिद करती है, लेकिन जो राजीव होता है वह अपनी पत्नी को समझा देता है और इसके बाद जो पत्नी होती है वो कहती है कि ठीक है, तो मैं बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी और हम लोग तीर्थ पर घूमकर वापस लौट आएंगे। इस बात को सुनकर राजीव कहता है कि ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तुम चले जाओ और आराम से उनको घुमा कर ले आओ। यहाँ पर जो राजीव होता है वह डेली रूटीन की तरह अपना दूसरे दिन निकल जाता है, लेकिन पत्नी ने दूसरे दिन का ही प्लान बना लिया था अपने सास ससुर को घुमाने का और इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ वहां से निकल जाती है। यहाँ पर जो राजीव होता है वह बिजनेस को करने के बाद वापस लौट आता है तो उसके बाद उसकी पत्नी का फोन आता है और वह उसे बताती है कि हम लोग अच्छे से पहुंच गए हैं और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इसके बाद राजीव कहता है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना, और यहाँ पर फोन कट जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह राजीव फिर से बिजनेस के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही आज शाम होती है तो शाम के समय अचानक से राजीव के फोन पर एक फोन आता है जो कि उसकी पत्नी के फोन से था। राजीव चेकते हुए फोन को उठाता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से कोई और व्यक्ति बात कर रहा था और वह बताता है कि जिस गाड़ी के अंदर ये महिला ट्रेवल कर रही थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और इन सभी लोगों की अचानक से मौत हो गई है। इस बात को सुनते ही जो राजीव होता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह एकदम से भागा दौड़ा उस जगह पर जाता है जहां पर उस व्यक्ति ने बताया था, और वहां जाने के बाद जब अपने पूरे परिवार को इस हालत में देखता है तो एकदम से अंदर से टूट जाता है। उसके बाद ये खबर राजीव के रिश्तेदारों को भी पता चल गई थी और यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन राजीव को एक ऐसा झटका लगा था कि उसकी पूरा परिवार एक ही झटके में उसको छोड़कर चला गया था और इसके बाद वह गहरे सदमे में पहुंच जाता है। यहाँ पर पूरे परिवार का अंतिम संस्कार तो वो कर देता है, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू तक नहीं निकलता है क्योंकि उसे इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा है। धीरे धीरे उसके यार रिश्तेदार आते हैं और जब वह राजीव से आकर बातचीत करते हैं तो उसको देखते हैं कि उससे आंख से एक आंसू नहीं निकल रहा है, तो उसके बाद बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान अचानक से जो राजीव के अंदर पूरा के पूरा दुख भरा हुआ था वह बाहर निकल आता है और वह चीख चीख कर शोक सभा में रोने लगता है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है और वह सोचने लगता है कि शायद मैं अपनी पत्नी के साथ उस दिन चला गया होता तो मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता और मुझे ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन अब जो हो गया था उसे कोई बदलने वाला नहीं था। इसके बाद जो यहाँ पर राजीव होता है वह अपने परिवार का शोक मनाता है और उसके बाद इसके रिश्तेदार भी धीरे धीरे जाने लगते हैं। रिश्तेदार तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन इस घर को देख देख कर राजीव को बार बार रोना आया करता है क्योंकि इसके परिवार की यादें इस घर के अंदर बसी हुई हैं। कभी कभी उसे लगा करता कि उसकी पत्नी अचानक से बाहर आएगी
और उससे पूछेगी कि तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना, खाना खाया टाइम पर या नहीं खाया। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था और यह घर उसे काटने को दौड़ता है। इसके बाद जो राजीव होता है उस घर को छोड़कर एक दूसरे घर में चला जाता है और वहां पर रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब वह घर से बाहर निकला करता या फिर मार्केट जाया करता तो मार्केट के अंदर उसे अपनी पत्नी की याद आया करती, क्योंकि कभी कभी वह अपनी पत्नी और बच्चों को बाइक से लेकर मार्केट घूमने के लिए आया करता और वहां पर उसके बच्चे तरह तरह के सामान के लिए कहा करते और यह बातें उससे सहन नहीं होती है। इसके बाद जो राजीव होता है वह शराब भी पीने लगता है, लेकिन शराब से भी उसका दुख दूर नहीं होता है और तभी वह फैसला करता है कि वह इस शहर को छोड़ देगा और यहां से कहीं और जाकर अपने जीवन को व्यतीत करेगा। इसी वजह से जो राजीव होता है वह लखनऊ को छोड़कर वहां से सीधा फरीदाबाद आ जाता है, क्योंकि यहां पर भी उन्होंने अपना एक घर ले रखा है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर भी उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री को यहां पर वर्कर देखा करते हैं। और राजीव के पिता ने इस घर को काफी दिनों पहले ले रखा था ताकि वह कभी भी यहां पर आए तो वह इस घर में रहकर आराम से समय व्यतीत कर सके और कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद राजीव उस फरीदाबाद वाले घर में रहने लगता है जो कि एक पोस्ट कॉलोनी में था और वहीं पर अपना समय व्यतीत करने लगता है। शाम के समय डेली वह शराब पिया करता और दिन के समय वहीं घर के अंदर बैठा बैठा अपने बिजनेसों को देखभाल किया करता। लेकिन राजीव इस घर से बाहर जब ही निकलता है जब उसे कोई सामान खरीदना हो या किसी चीज की उसे कमी पड़ती हो। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन राजीव जैसे यहां पर आने के बाद उसे 1 महीना बीतता है तो 1 महीने बाद अचानक से जो राजीव की महंगी कार होती है उसको सुबह सुबह कोई ना कोई साफ करके चला जाया करता और जब भी कभी राजीव इस कार को लेकर मार्केट के लिए जाया करता तो यहां पर इस कार को देखने के बाद वह सोचा भी करता है कि कौन इसे साफ कर देता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है शायद सोसाइटी का काम हो, इसमें कोई रख रखा हो जो कारों को साफ किया करता है, और ऐसा सोचकर वह चुपचाप रह जाता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और जैसे ही कार को लगातार साफ होते हुए 15 दिन बीतते हैं तो 15 दिन बाद एक दिन जो राजीव होता है वह सुबह सुबह उठता है और सुबह सुबह उसके पास किसी सामान की कमी होती है। तो उसी समय राजीव अपने घर से बाहर निकलता है, क्योंकि वह गाड़ी को रोड पर ही पार्क किया करता। रोड काफी बड़े थे और घर के सामने पार्किंग स्पेस भी था, तो इसी वजह से राजीव अपनी गाड़ी को बाहर पार्क किया करता है। और जैसे ही आज वो घर से बाहर निकलता है तो उसी समय उसकी गाड़ी को एक मासूम बच्चा साफ कर रहा था, जिसके फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े थे और पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और साथ में उसके हाथ में कपड़ा था जिस कपड़े से वह उस गाड़ी को साफ कर रहा था। अब इसे देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है और वह सोचने लगता है कि यह बच्चा मेरी गाड़ी को साफ क्यों कर रहा है। उसके बाद राजीव उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि ये बच्चे, तुम इस गाड़ी को साफ क्यों कर रहे हो, तुमसे किसने कहा इस गाड़ी को साफ करने के लिए। क्योंकि राजीव सोच रहा था कि कहीं सोसाइटी वाले इसको साफ करने के लिए फोर्स करते हो। तो वह कहने लगता है कि नहीं साहब, मैं तो वैसे ही साफ किया करता हूं, क्योंकि आपकी गाड़ी को साफ करना मुझे अच्छा लगा करता है। अब इस बात को सुनकर राजीव पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्यों, ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो तुम्हें इस गाड़ी को साफ करके अच्छा लगा करता है। तो उसके बाद वह बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप होता है, लेकिन जब राजीव दोबारा से उससे पूछता है तो उसके बाद वह बताता है कि साहब, इस गाड़ी का रंग काला है ना, और ऐसी ही गाड़ी मेरे पिता के पास भी थी और वो उसे घर भी लाया करते थे। तो मैं और मेरा पिता दोनों मिलकर इस गाड़ी को साफ किया करते थे, लेकिन अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है ना, तो इस गाड़ी को साफ करने के बाद मुझे अपने पिता की याद आ जाया करती है और इसी वजह से मैं इस गाड़ी को साफ किया करता हूं। यह बात कहते हुए उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए थे। तो इसके बाद जो राजीव होता है वह उस बच्चे के पास जाता है और उसे चुप कराता है और उसे कहने लगता है कि बेटा चुप हो जाओ, और क्या हुआ तुम्हारे पिता को, और क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है जो तुम इस तरह से घूमा करते हो। तो उसके बाद ये जो बच्चा होता है वह अपनी पूरी कहानी राजीव को बताने लगता है। कहता है कि साहब, मेरा भरा पूरा परिवार था और मेरे पिता एक अमीर व्यक्ति की गाड़ी चलाया करते थे। वह उस गाड़ी को घर पर भी ले आया करते थे और मैं और मेरे पिता सुबह सुबह कभी कभी उस गाड़ी को साफ किया करते थे। मैं पढ़ने के लिए जाया करता था और मैं अपने माता पिता के साथ बड़ा ही खुश रहा करता था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से पिताजी को कोई बीमारी होती है और उस बीमारी के चलते पिता की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद मेरी मां मुझे पालने पोसने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी भी किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है और उसके बाद अब मैं ऐसे रह गया, मेरा कोई भी सहारा इस दुनिया में नहीं है। मैं तो इधर उधर होटलों पे काम करके, जहां पर भी कोई काम मिल जाता है उस काम को करके अपना समय व्यतीत किया करता था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यहां से गुजर रहा था और तभी मेरी नजर इस गाड़ी पर पड़ी। ये गाड़ी बिल्कुल ऐसी थी जैसी कि मेरे पिता और मैं साफ किया करते थे, जिसको मेरे पिता चलाया करते थे, और इसको देखने के बाद मुझे अपने पिता की याद आ गई। तो तभी मेरा मन किया कि इस गाड़ी को साफ कर दूं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मेरे दोस्त थे। तो उसके बाद मैं अपने दोस्तों के बिना सुबह सुबह यहां पर आया करता हूं और आने के बाद इस गाड़ी को साफ किया करता हूं, क्योंकि इसकी वजह से मुझे मेरे पिता की याद आ जाती है। अब यह बात जैसे ही राजीव सुनता है तो एकदम से वो चुपचाप सा खड़ा रह जाता है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर उसे अपनी पूरी कहानी दिखाई दे रही थी। जिस तरह से राजीव ने अपना पूरा परिवार खो दिया था, तो उसी तरह से इस बच्चे का भी इस दुनिया में
में कोई नहीं था और इसने भी अपना सब कुछ खो दिया था। राजीव उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और बच्चा वहां से गाड़ी को साफ करने के बाद निकल जाता है। जब वह बच्चा यहां से चला जाता है तो उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि इस बच्चे को जाना नहीं चाहिए था और वह उसे भागकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन अब तक बच्चा वहां से जा चुका था। और इसके बाद जो राजीव होता है वहीं पर पास ही के एक परचून की दुकान को चलाने वाले अंकल जी से पूछने लगता है कि अंकल जी क्या आप इस बच्चे को जानते हो? तो उसके बाद जो परचून की दुकान वाला होता है वो कहता है कि नहीं बेटा, मैं इसे नहीं जानता। क्यों, तुम इसे नहीं जानते क्या? ये रोज तुम्हारी गाड़ी साफ किया करता है। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं अंकल जी, मैं इस बच्चे को नहीं जानता। उसके बाद वह अंकल कहता है कि बेटा मैं भी इसको नहीं जानता, लेकिन ये रोज आया करता है और रोज सुबह सुबह इतने बजे तुम्हारी गाड़ी को साफ करने लगा करता है। तो इसके बाद जो राजीव होता है वह उस समय को याद कर लेता है और उसके बाद फिलहाल तो अपने काम के लिए चला जाता है, लेकिन दिन भर वह उसी बच्चे के बारे में सोच रहा है क्योंकि उस बच्चे के अंदर उसे अपने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके बच्चे की उम्र भी इतनी ही थी। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह उससे पहले जो समय उस व्यक्ति ने उसे बताया था कि इस टाइम पर लगभग वो आया करता है, उससे पहले राजीव खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपने बंगले के बाहर ही टहलने लगता है। थोड़ी देर में राजीव को बच्चा जिसका नाम सागर होता है वह उसे गली के स्टार्टिंग से आता हुआ दिखाई देता है। तो उसके बाद जो राजीव होता है वह अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो जाता है। बच्चा जैसे ही गाड़ी के पास आता है तो वह सोचने लगता है राजीव को देखकर कि शायद आज ये मुझे अपनी गाड़ी साफ नहीं करने देंगे। कोई बात नहीं, अगर मना करेंगे तो यहां से वापस लौट जाऊंगा, अगर कर लेने देते हैं तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, मुझे मेरे पिता की याद आ जाएगी। ऐसा सोचकर वह बच्चा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद उस गाड़ी को साफ करने लगता है। लेकिन जैसे ही यहां पर वह बच्चा उस गाड़ी को साफ करता है तो उसके बाद यहां पर जो राजीव होता है उससे और भी बातें करने लगता है। उससे पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ा करते थे और अब किस तरह से रहा करते हो? तो यहां पर वह बच्चा बताता है कि साहब जहां पर भी जगह मिल जाती है वहीं पर सो जाया करता हूं और दिन में जो काम किया करता हूं उससे मेरे खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाया करता है। पढ़ाई लिखाई मैंने बंद कर दी है क्योंकि अब मेरी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई करके क्या करूंगा। लेकिन तभी यहां पर जो राजीव होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी होगी। रही बात इस गाड़ी को साफ करने की, तो तुम रोज इस गाड़ी को साफ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी कि तुम्हें पढ़ाई करनी होगी और तुम्हारा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हें इसी घर के अंदर रहना है। इसके बाद यहां पर जो सागर होता है वह एकदम से चुपचाप रह जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इतना बड़ा घर उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। और उसके बाद वह कहने लगता है कि साहब क्या आप सच बोल रहे हो? तो उसके बाद यहां पर राजीव कहता है कि हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूं और मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हें पढ़ाई लिखाई कराऊंगा। इसके बाद यहां पर जो सागर होता है वह भी हाँ में सर हिलाता है और राजीव उसे अपने साथ लेकर उस बंगले के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे कुछ कपड़े देता है जो कि वह अपने बच्चे के अपने साथ लेकर आया था और वो कपड़े पूरी तरह से सागर को फिट आते हैं। सागर इन कपड़ों को देखते ही समझ गया था कि ये कपड़े काफी ज्यादा महंगे हैं, लेकिन जब राजीव ने उससे कहा था तो उसके बाद वह उन कपड़ों को पहन लेता है और जैसे ही यहां पर सागर उन कपड़ों को पहनता है तो राजीव एकदम से उसे अपने गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जो सागर होता है वह उसकी आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहता है कि साहब आप इस तरह से क्यों रो रहे हो? तो उसके बाद यहां पर जो राजीव होता है वह उसे कहने लगता है कि बेटा कुछ भी नहीं, वैसे ही मुझे इन कपड़ों में तुझे देखकर किसी की याद आ गई और इसी वजह से रो रहा हूं। तो उसके बाद सागर पूछने लगता है कि किसकी याद आ गई थी? तो यहां पर जो राजीव होता है वह उसे बताने लगता है अपनी पूरी कहानी। जैसे ही राजीव अपनी पूरी कहानी सागर को बताता है तो सागर को उसकी कहानी को सुनने के बाद रोना आ गया था क्योंकि उसकी जिंदगी भी उसके ही जैसी थी और इसी वजह से जो सागर होता है वह राजीव को चुप कराता है और राजीव सागर को चुप कराता है। इसके बाद राजीव सागर को वहीं पर पढ़ाने लगता है कि अच्छे से स्कूल में ले जाकर उसका एडमिशन कराता है और वहीं पर रहकर उसकी देखरेख करने लगता है। कुछ ही दिनों में इन दोनों के बीच में काफी गहरा बॉन्ड हो जाता है और जब राजीव को इसके अंदर अपना बेटा पूरी तरह से दिखने लगता है तो उसके बाद जो राजीव होता है वह सागर को लेकर अपने पुराने घर चला जाता है लखनऊ में, जो कि महल जैसा घर है और जिसके अंदर आज भी नौकर चाकर उसको साफ रखा करते हैं। इसके बाद जब राजीव सागर को लेकर जा रहा था तो वो पूछने लगता है कि हम लोग कहां जा रहे हैं? तो यहां पर राजीव कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद जैसे ही सागर उसके साथ बैठता है और बैठने के बाद सफर तय करने के बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो सागर की इस घर को देखकर आंखें फटी के फटी रह जाती हैं क्योंकि यह घर किसी महल से कम नहीं था और उस महल के अंदर जो राजीव होता है वह सागर को रखने लगता है। यहां पर ढेर सारे नौकर चाकर हैं और उन सभी को बोल देता है कि यह मेरा बेटा है और तुम आज से इसको छोटे मालिक कह सकते हो। इस बात को सुनकर सागर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वह राजीव को गले लगाकर कहने लगता है कि क्या मैं आज से आपको पापा कह सकता हूं? तो उसके बाद यहां पर राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि हाँ बेटा, तुम भले ही मुझसे पापा कह सकते हो। इसके बाद राजीव पूरी डॉक्यूमेंटेशन करवाता है और उसको गोद लेता है और आज तक भी राजीव के साथ ही जो सागर है वो रह रहा है और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। जो बच्चा सड़कों पर कभी कभी नंगे पैर भी घूमा करता था और फटी सी बनियान में रहा करता था वह आज करोड़ों का मालिक बन चुका है
है और यहाँ पर वह राजीव की अच्छी तरह से देखरेख किया करता है। अब तक जो सागर है वह 18 साल का हो गया है और यहाँ पर राजीव अभी भी उसे अच्छी तरह से अपने साथ रखा करता है और उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी कोताही नहीं बरता करता। राजीव भी सागर से प्यार किया करता है और सागर भी राजीव से प्यार किया करता है। यहाँ पर राजीव दोबारा से अपनी उसी दिनचर्या में ढल जाता है और वह शराब पीना और अपने परिवार को याद करना बिल्कुल से भूल चुका है, क्योंकि अब सागर के अंदर ही उसे अपना परिवार देखा करता है और उसी के साथ वह खुशियों से समय व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।